हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूँ मेरे शो T3 टी टेबल एंड टॉक पर। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं श्री सागर अग्रवाल जी। तो आइए उनसे कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करते हैं। सागर भैया, पहले तो आपका स्वागत है मेरे शो पर। धन्यवाद आपका कि जो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, कुछ मेरे जीवन काल के बारे में जानने के लिए इनवाइट किया। और मैं आपके चैनल T3 टॉक्स के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स का, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में? बस मैं बढ़िया। जस्ट अभी हाल ही में एक शादी से लौटा हूँ मैं, अपने ये भाई की शादी से। अच्छा, काफ़ी बार मेरी आपसे बैक स्टेज तो काफ़ी बार बात हुई है, लेकिन ऑन कैमरा पहली बार बात हो रही है आपसे। नहीं, बिल्कुल, तुम मेरे भाई जैसे हो और ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेझिझक जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मन में जो भी चीज़ें हैं जी, सब आप पूछ सकते हैं आज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हाल ही में मैंने सुना जैसे कि आपके ताऊ जी की लड़के की शादी हुई है करंट में, आपके 2 से 3 दिन पहले ही। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने बताया, मैं परसों ही लौटा हूँ। एक्चुअली मेरे ताऊ जी हैं जो चंडीगढ़ में डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक हैं। उनके बेटे की शादी थी। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक पारिवारिक माहौल में रहा, खूब फैमिली के साथ खूब मौज मस्ती, परिवार के लोग थे। मतलब पहली ऐसी शादी मैंने अटेंड की है, क्योंकि अधिकतर मैं हॉस्टल में रहा, मेरी कॉलेज लाइफ भी दिल्ली रही। तो लेकिन बहुत लंबे समय के बाद मैं एक पूरे पारिवारिक माहौल में था, सभी परिवार के लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत मज़ा आया शादी में। बहुत अच्छी शादी थी। अर्पित तो मेरा छोटा भाई है और काफ़ी मज़े किए हमने, बहुत एंजॉय किया। एक लंबा पारिवारिक समय गुजरा हमारा, बहुत अच्छा लगा। स्कूलिंग भी आपकी यहीं से हुई है या दिल्ली वगैरह से? एक्चुअली 2nd-3rd क्लास तक मैं था दतिया। अच्छा, RLPS से मेरी स्कूलिंग थी। उसके बाद मैं चला गया था ग्वालियर हॉस्टल में। एक्चुअली हमारे परिवार में शुरू से ही एक वो रहा है कि जो भी लड़के हैं उनको स्टार्टिंग से ही हॉस्टल में डाला गया है। ऐसा क्यों? अब जो भी रहा हो, एक कल्चर ही बन गया वो एक प्रकार से, शिक्षा गेन करने के लिए, या फिर एक थोड़ा सा बाहर क्या होता है कि जब आप हॉस्टल में जाते हो जी तो आपको पढ़ाई के साथ साथ एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है। जी बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो जाते हो, आपको काफ़ी पंक्चुअल हो जाते हो। हॉस्टल क्या है, एक ऐसी स्कूलिंग होती है कि जिसमें आप हर चीज़ सीखते हो रेदर देन स्टडीज। सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, गुड मैनर्स, टाइम से और समय से हर चीज़ करना। तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ एक ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो उभर कर आती है। कैरेक्टर डेवलप होता है। जितने भी स्पोर्ट्स सीखे, आज मैं एकदम खुल के कह सकता हूँ कि मुझे हर एक स्पोर्ट आता है। सारे, लॉन टेनिस हो, आपका टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, सारे स्पोर्ट्स आते हैं और सारे खेले और अच्छे लेवल पे खेले। अच्छा। और ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दी हॉस्टल। हॉस्टल में क्या होता है, ना तो आपको टीवी मिलती है, ना आपको ये मोबाइल मिलता है। सिर्फ आपका फोकस रहता है ऑन दी स्टडीज और घर की सुविधाओं से दूर। तो शुरुआत से ही परिवार में रहा है कि भाई सारे बच्चे घर के हॉस्टल में ही रहे। अच्छा। और उसके बाद मैं इंदौर चला गया, तो टिल 12th में इंदौर हॉस्टल में रहा। कॉलेज वगैरह? कॉलेज मैं जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा। 2009 या 10 में मैं अराउंड BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली चला गया था, फिर वहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर पूरा ग्रेजुएशन का समय मेरा दिल्ली में निकला। और वहीं से मैंने फिर IAS की प्रिपरेशन भी की थी। जी हाँ, मैं उसी पर आने वाला था दरअसल। जी बताइए। IAS की प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से तैयारी की, उस तरीके से मतलब किसी दूसरी फील्ड से निकल के, दूसरी फील्ड IAS अलग ही फील्ड है एक अपने आप में, सिविल सर्विस की तैयारी। एक्चुअली क्या था, इसके पीछे भी एक रीजन है। जो मेरे दादाजी थे, उनका एक सोच थी कि भाई परिवार में कोई ना कोई एक लड़का या लड़की सिविल्स में जाए। अच्छा। अधिकतर होता क्या है कि जिसका जो पारिवारिक काम होता है, बिजनेस होता है, उसमें जाते हैं। लेकिन उनकी ये सोच थी कि परिवार का कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन सिविल्स में जाए। तो कहीं ना कहीं मैं स्टडीज में एवरेज से थोड़ा ज़्यादा था। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज से ज़्यादा था। तो अब उसके बाद भाई मेरी रुचि और जो उन्होंने पढ़ाई में देखी, और मैंने लिया भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं IAS में जी। तो धीरे धीरे कोचिंग स्टार्ट हुई और मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, तो बस स्टार्ट होती गई कोचिंग्स वगैरह। फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स वगैरह दिए
वो तो जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन दिल से की। अच्छा जी। फिर एकदम से लाइफ में ऐसा कैसा मोड़ आया कि देश सेवा से हटके समाज सेवा की ओर अग्रसर हो गए आप? एक्चुअली क्या हुआ, जब 2015-16 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई, उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए घर पे आया, तब अचानक से दादाजी एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद मैं लंबे समय के लिए दतिया ही रह गया। अच्छा। क्या था एक्चुअली, क्या है कि मेरे घर में जो मेरी फैमिली है, आई एम दी ओनली सन, आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, 2 छोटी बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक सीए है जी। अब पापा का लंबा समय राजनीतिक प्रोग्रामों में जाता है, और शुरुआत से कहीं ना कहीं वो उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। अब घर पे बिजनेस देखने वाला कोई नहीं था जी। जैसे कि आपसे मैंने भी कहा था कि पारिवारिक बिजनेस में ही लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही आता है। तो यहाँ आने के बाद मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो। अब उस टाइम ये पिताजी विधायक थे, 2016 के अराउंड की बात है। तो धीरे धीरे अब उनके साथ प्रोग्रामों में जाना स्टार्ट हुआ, लोगों से जुड़ाव हुआ, पार्टी के लोगों से मिले, अच्छा लगने लगा। अब जैसे कि होता है ना कि आपके फैमिली चेन या फिर आपके ब्लड में ही होता है वो चीज़ करना जी। तो शायद वो मेरे ब्लड में ही था, तो मुझे जाना अच्छा लगने लगा, लोगों से मिलना अच्छा लगने लगा, फिर लोग बुलाने लगे, तो धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। उसके साथ साथ फिर काम की, बिजनेस की जिम्मेदारियां आई, फिर तो मेरा मन ही पूरा डाइवर्ट हो गया और मैंने दिल्ली छोड़ दिया। अच्छा। 17 के बाद। अच्छा। फिर एक्चुअली दादाजी भी नहीं रहे और फिर थोड़ा सा घर में भी ज़रूरत थी, तो उसके बाद मैं दतिया शिफ्ट हो गया। फिर भाई अब परिवार का सबसे बड़ा लड़का होने के बाद के उस पर अगर देखें तो भाई जिम्मेदारियां तो लेनी पड़ती हैं जी। तो भाई वही शायद एक सही समय था जब मैंने, चाहे पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो, अपनी जिम्मेदारियां ली। तो इसी में फिर इन्वॉल्व होता गया, लोग जुड़ते गए जी। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि आप दादाजी के कुछ ज़्यादा ही करीब थे, मतलब बॉन्डिंग उनसे कुछ ज़्यादा ही थी, दादाजी नाती में दोनों में, और लोग परिवार में और लोगों के कंपैरिजन में। ऐसा तो नहीं था। करीब तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी आईना, वो ज़्यादा थी, लेकिन दादाजी का मेरे ऊपर एक कहीं ना कहीं विश्वास था, एक ट्रस्ट था। परिवार के सबसे बड़े लड़के होने के कारण एक ट्रस्ट था कि या तो ये सिविल्स में जाएगा, कुछ मतलब एक होता है कि भाई वो मुझ पर विश्वास ज़्यादा करते थे कि भाई अगर पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे से करनी है। जब मैं दिल्ली भी था तो फ़ोन से पूछते रहते थे, बेटा तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला होता था IAS का, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास ज़्यादा था और उनको भरोसा था कहीं ना कहीं कि अगर मैं लंबे समय तक अगर इसमें रहता तो कहीं ना कहीं हो सकता, माई का आशीर्वाद रहता तो चांसेस हो सकते थे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा वो प्यार करते थे मेरी सिस्टर को जी। तो जब आपने IAS की प्रिपरेशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जिसके लिए वो सपना देख रहे थे आप, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, पारिवारिक मजबूरियों के चलते, जिम्मेदारियों के चलते, तो बुरा तो बहुत लगा होगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं था, बुरा तो नहीं लगा। नहीं, जिस चीज़ को पाना चाहें उस चीज़ के लिए। एक्चुअली क्या था कि यहाँ की सिचुएशन देख के जब जिम्मेदारियां लेने का समय आया, मैं इसमें ही ढलता चला गया। फिर ऐसा लगा कि इतनी दूर परिवार से क्यों रहना, क्योंकि वहाँ भी मैं अकेला रहता था। एक्चुअली मेरा नेचर स्टार्टिंग से बहुत अलग रहा। मैं दिल्ली जैसे शहर में भी भाई एक अपना एक होता है कि कांस्टेंट नेचर बना के चलना, वो अलग है कि बहुत कम मतलब रखना, सिर्फ अपने गोल्स पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने काम से काम, उस पे फोकस रखना। तो वही चीज़ फिर मैंने अपना फोकस चेंज करके बिजनेस और इसमें लगा दिया। बाकी तो ऐसा, अगर मेरा वहाँ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते, तो ज़रूर बुरा लगता, लेकिन वहाँ मैंने अपना एक नेचर ही ऐसा डेवलप किया था कि इजीली शिफ्ट हो गया है। नहीं, फिर भी गोल को अगर कोई छोड़ के, जैसे कि अपन आते हैं और किसी मजबूरी के चलते छोड़ना पड़ता है, कि सोच रहे हैं कि मतलब वो माइंड में वो बन जाता है कि अब तो IAS बनना ही है, चाहे कुछ करना है मगर IAS बनना है कुल मिला के। और जैसे कि अभी आपने भी बोला कि दादाजी का ही मन था बहुत ज़्यादा कि मैं प्रिपरेशन करूँ, आगे
इसी फील्ड में हूँ, आईएएस बनूं, आईएएस जो भी। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो मतलब उस मन में हट बहुत ज़्यादा हुआ होगा। अगर आज के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट है, प्रिपरेशन करता है, चाहे मैं दतिया का भी ले लूँ, अगर वो नॉर्मल कोचिंग जाता है, ऑनलाइन कोचिंग करता है, उस चीज़ में अपना 100% देता है। थोड़ा बहुत तो लगा होगा मन में, हाँ, कि शायद अगर कुछ और टाइम प्रिपरेशन करता, लेकिन अब क्या होता है कि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है जी, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, और उस समय के साथ साथ आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और लेनी पड़ती हैं। तो अब वो सही समय शायद मेरी यहाँ कुछ और जिम्मेदारियां थी मेरे लिए, तो उस पर ही मैं अडॉप्ट हो गया पूरा। और जैसे कि मैंने पता किया है कुछ इससे पहले, कुछ रिसर्च भी करनी पड़ती है। यहाँ तो मैंने रिसर्च किया है कि जो फैमिली आपका जो बैकग्राउंड है वो दरअसल बिजनेस से रिलेट ज़्यादा करता है। काफ़ी सालों से पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता आ रहा है, मतलब दादाजी परदादाजी उनके भी ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। तो उस बिजनेस मतलब किस तरीके का बिजनेस है आपका? क्या है, हमारे परिवार का जो पूरा परिवार है हमारा जी, एक हमारा परिवार दो नामों से जाना जाता है। एक तो पहले जब अगर बिजनेस की बात होती है, जो मूल बिजनेस की बात होती है, वो रतनलाल सराफ जी, और उसी में अगर राजनीतिक की बात होती है परिवार में, राजनीति की, तो वो गुलाब चंद सराफ। जी हाँ, जी। लेकिन हमारे परिवार का जो मूल बिजनेस रहा है, जो आधार रहा है, वो रहा सोना चांदी का व्यापार। अच्छा, जी। तो पूरे परिवार का ही यही काम रहा शुरुआत से। उसके बाद धीरे धीरे कोई किसी न किसी फील्ड में जाता गया, किसी ने स्कूल खोला, किसी ने कॉलेज खोला, किसी ने कुछ, मतलब, लेकिन जो एक मूल था हमारा बिजनेस, वो सोने चांदी का, ज्वेलरी का बिजनेस था। अच्छा, बिजनेस को संभालते हुए राजनीति में भी उतरना पड़ा मैदान में। जैसा कि अब मैंने आपसे पहले ही बताया कि एक बाय बॉर्न होता है कि आपके ब्लड में होता है। जी हाँ। अब पापा विधायक बनने से पहले हमारी दुकान पे ही बैठते थे, जो इंदौर में हमारी दुकान है गुलाब चंद सराफ के नाम से। उसके साथ साथ फिर वो राजनीति में आए उसके बाद। तो दोनों चीजें उनके अंदर हैं, तो शायद मेरे अंदर भी दोनों एक साथ मैंने अडेप्ट कर ली। और थोड़ा सा क्या था कि उस समय, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, उस समय दतिया में 16-17 में एक नया नया बॉडी बिल्डिंग का कल्चर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। दतिया में इतनी जिम्स नहीं हुआ करती थी, तो मैं दिल्ली में जिम वगैरह करता। फोटोज देखी है मैंने काफी इंस्टाग्राम पर आपकी। तो उस टाइम लोगों के लिए वो कुछ नई चीज थी जी, कि भाई एक क्रेज आया हुआ था कि भाई कोई इतनी बॉडी बिल्डिंग करके और जिम करके फिटनेस फ्रीक होके भाई कैसे। तो लोगों को काफी लोग प्रेस करते थे मुझे कि भाई नहीं, बहुत अच्छा, और आपके लुक्स वगैरह। तो उस वजह से भी रहा कि जहाँ भी जाते थे तो लोगों का जो अट्रैक्शन, अपार प्यार मिलता था, तो वो ज़्यादा लगा कि नहीं यार, लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। तो उसके बाद वहीं से शुरुआत होती गई, फिर लोगों से मिलना होता गया। अच्छा, लोग अपने कार्यक्रम में बुलाते रहे तो जाते रहे। जी, अभी भी हुआ वैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक? तो एक्चुअली क्या हुआ, बॉडी बिल्डिंग का शौक तो है, लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले मेरा हाथ में ये फ्रैक्चर हो गया। ये बोन मेरी डिसलोकेट होके इधर आ गई थी, तो 4-5 महीने तो प्लास्टर रहा। उसके बाद भाई एक रेस्टिंग पीरियड होता है कि आप उस बोन पे, उस हाथ पे हैवी वेट नहीं डाल सकते हो। तो 4-5 महीने उसमें गए, क्योंकि राइट हैंड था, राइट हैंड के बिना आप जिम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो लगभग 1-1.25 साल मेरा इन सब चीज़ों में खराब हुआ। अच्छा, अब जब जिम करने की बारी आई, प्रॉपर उस शेप में आने की बारी आई, तो पापा के चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव। अब चुनाव में भाई काफ़ी मैं इन्वॉल्व रहा, और उसके बाद जब चुनाव से फ्री हुए, फिर जिम करने की बारी आई, तब पता पड़ा कि भाई अचानक से एक दिन दर्द होना चालू हुआ पैर में। तो जब एमआरआई वगैरह कराया तो डिस्क स्लिप निकली मेरी बैकबोन में। तो डिस्क स्लिप मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इशू होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। दबा दिया था। अच्छा। तो उसके चलते चलते अभी मैं उसी की मेडिकेशन पे हूँ। अच्छा, मतलब मेरी दवाइयाँ चल रही हैं जी। तो लगभग 1.5 साल से मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है कि मैं जिम ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जब डिस्क स्लिप वाली प्रॉब्लम से ये दूर होगी मेरी, अच्छा, जब इससे बाहर आऊँगा, तब जाके मैं अपना फिर से फिटनेस लेवल अच्छा करूँगा। क्योंकि मैं भाई जिम मेरे लिए एक पैशन है।
पैशन है। जैसे एक होता है कि भाई आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, मेरे लिए जिम भी एक स्कूल की तरह है। तो बन जाती है जब रेगुलर उसी वही हाँ। करते हैं तो बन जाता है, मन लग जाता है उस चीज़ में। मतलब मेरा जब काम से के अलावा जो टाइम निकलता है वो जिम के लिए निकलता है। अच्छा अच्छा। मुझे अच्छा मतलब हेल्दी फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो उस टाइम मेरी डाइट थी तो आज के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। मतलब आज तो बहुत मतलब क्या होता है, इतने लंबे समय से अगर आप फिटनेस में ना रहो और जिम ना करो तो थोड़ा सा अनहेल्दी की साइड भी चला जाता हूँ, जिससे थोड़ा सा वेट भी बढ़ स्ट्रीट गया। फूड, स्ट्रीट फूड। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतर अवॉइड करूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी कभी हुआ तो कोई जाता होगा। होता है, अभी ये शादी में था तो काफ़ी रहा। तो मतलब जब ये प्रॉब्लम मेरी दूर होगी तब जाके मैं अपना जिम वगैरह का मतलब स्टार्ट कर पाऊंगा। अभी तो उतना नहीं हो पाता। फिर मन तो करता हुआ है गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले, कुछ बंगाली, मालपुआ जो अपने यहाँ की फेमस है काफ़ी ज़्यादा, वो बिल्कुल अच्छे से बढ़िया लपेड़ के खाऊं एक प्रकार से, बुंदेलखंडी में कहूँ तो। ऐसा नहीं है, मन मेरा शुरुआत से बहुत कम करता है इन सब चीज़ों में। क्या है कि बहुत लंबा समय मैंने अपनी डाइट को दिया है, वो भी हेल्दी कंट्रोल कर दिया है मन और ये बैलेंस डाइट। तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं इस टाइप की अनहेल्दी में जो मन करता है, क्योंकि मन कर रहा होता तो शायद मैं इससे अभी डबल होता। क्योंकि जिम छोड़ने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी वेट गेन करता है। हाँ। तो मैंने किया है लेकिन उतना नहीं किया, तो अभी भी कंट्रोल है। और जैसे ही मैं सही हो जाता हूँ तो फिर मैं वापस से अपने पुराने वाले डेली रूटीन पे। तो जब अगला इंटरव्यू तुम्हें दूंगा तो शायद हाफ टी शर्ट में दूं। नहीं 100%। और हम जैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल स्ट्रीट फूड के ही दम पे हैं एक प्रकार से, दिन रात समोसे कचौड़ियाँ यही चेपने में लगे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स रहेंगी जिम की ओर अग्रसर होने के लिए, जिम करने के लिए? हर एक इंसान का एक अलग अलग फूड से प्यार होता है। किसी को भाई समोसे अच्छे लगते हैं, किसी को घर का नाश्ता अच्छा लगता है, किसी को भाई जो जिम भी नहीं करते लेकिन उसके बाद भी हेल्दी डाइट खाते हैं, वो खाली अपनी ये फिटनेस मेंटेन रखते हैं। तो अब ये तो लोगों की टेस्ट के ऊपर है भाई। अगर उसे कुछ अनहेल्दी भी खाना है तो उसके ऊपर खा सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि भाई आज के समय थोड़ा सा हेल्दी डाइट पे जाएं, बैलेंस डाइट पे जाएं, क्योंकि जो इस टाइप के स्ट्रीट फूड की आजकल मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटीज आ गई हैं, भरमार लगी कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी भी है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा। जी हाँ बिल्कुल है। वो आपको अभी नहीं, वो आपको जब आपकी एज बढ़ेगी ना तब पता लगेगा। तो आप हेल्दी डाइट भी रखें भाई। आपका मन है हफ्ते में आप 2 बार खा सकते हैं। अच्छा। बाकी के 4 दिन आप हेल्दी फूड खाएं। मतलब हेल्दी फूड में बिल्कुल ही हेल्दी नहीं, आप इतना भी रख सकते हैं कि घर का बना खाएं नॉर्मली, बाजार से थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ। तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेंगी और भाई कई सारी बीमारियों से भी बचाती। अनहेल्दी फूड भाई इतनी सारी आजकल ये बीमारियां रख रहे हैं आपका, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की। तो इन सब चीज़ों से भी आपको दूर रखेंगे। घर का बनी दाल वगैरह ये सब खाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। इन सब चीज़ों से मन हटाने के लिए क्या करें? ये सब चीज़ें जो आकर्षित करती हैं हम लोगों की, आओ भैया खाओ हमको, मोमोज की पेटी जी, तो इन सब चीज़ों से हटाने के लिए क्या करें? लगाओ जितना कम दिखेगी उतना कम मन करेगा। अल्लाह ऐसे ही करके चले आपको अगर सपोज समोसे खाने का मन कर रहा है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जिम जब मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आया था तो कई बार मेरा भी मन करता था, लेकिन मेरा एक फिक्स टाइम टेबल था कि हफ्ते में एक दिन मेरे को चीट डाइट रखनी है, बाकी के 6 दिन मैं अपना हेल्दी और बैलेंस डाइट रखूंगा। मेरी जो मतलब एक टेंडेंसी होती है, बहुत अच्छी बात कही मैंने, कि देखना जब मैं अपनी घर की फ्रिज खोलता था, जब मैं दिल्ली रहता था, तो फ्रिज में मुझे वही चीजें मिलती थी, या तो फ्रूट्स होंगे या सब्जियां होंगी, इस टाइप की चीजें जो कि आपकी हेल्दी और बैलेंस डाइट में काउंट होती है, या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स होंगे। तो वही दिखता था। अब कोई एक तो चूज करनी है, नहीं सही बात है, आपको अगर भूख भी लग रही है तो वही सब जो मैं देखता था वही खाता था। अब आज जो स्थिति घर में है, जब मैं फ्रिज ओपन करता हूँ तो आपको चॉकलेट्स, आपको आइसक्रीम, आपको कोल्ड ड्रिंक, आपको इतनी सारी वैरायटीज उसी चीज से घिरे हुए हैं ना, और हेल्दी बहुत। एक तो 100 में से एक चीज देखेगी तो उसको कम पिक करता हूँ, 2 अनहेल्दी तो वैसी चली जाती है। सब लोगों को पता पड़ गया है ना कि अभी जिम हो नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा क्या है कि ये हमारे नेचर में होता है कि
जो हमें दिखता है उससे हम ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं कि भाई नहीं यार ये दिख रहा है, इसको खाना चाहिए। तो थोड़ा सा भाई जो मतलब अच्छी चीज़ें सामने रखो तो ऑटोमेटिक आपका मन हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन अच्छा आप खाना स्टार्ट कर दो। जैसे जिम वालों के लिए ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सही रहता है या वेजिटेरियन सही रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, जिससे बॉडी शेप में आए लगभग प्रकार से। मेन होता है आपका डाइट। अच्छा। आपका प्रोटीन लेवल। आजकल ऐसे कई सारे आपके वेज में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉन वेज से ज़्यादा प्रोटीन्स देंगी जी। ज़रूरी नहीं कि भाई आपको नॉन वेज खा के ही बॉडी बनानी है। भाई आपके सोयाबीन हो गए, आपका पनीर हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो इस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा लोगे तो भाई आपको प्रॉपर अमाउंट और ग्राम ऑफ प्रोटीन में सफिशिएंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन भी अच्छा आपका ये मसल ग्रोथ कर सकते हैं। जिम की तरफ लोगों का ज्यादा ही रुझान है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर कोई आजकल एक ही मतलब दौड़ में लगा हुआ है अपने खुद को वी शेप में करने के लिए। बिल्कुल। जी हाँ, तो उसके लिए मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर जिम भी ना जाना चाहे, टाइमिंग किसी के पास होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर डाइट है जो उसे फॉलो करनी चाहिए जो उसे शेप मेंटेन रहे? जिससे एक्चुअली क्या है, ये आपने बिल्कुल सही बोला, आजकल का जो ट्रेंड एक ये बन रहा है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, चाहे हमारे माँ बाप भी क्यों ना हो, और हर एज का व्यक्ति आजकल जिम जा रहा है। जी। क्योंकि भाई वो दिन भर की भागा दौड़ी के अलावा अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहता है। चाहे वो जिम में जाके योगा करे या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करे या फिर एरोबिक्स करे, जुम्बा डांसिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस साइड शिफ्ट हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। चाहे यूथ हो चाहे एजेड पर्सन हो, भाई उसको जिम जाना चाहिए, नॉट फॉर द बॉडी बिल्डिंग, फॉर आर फिटनेस, मेंटल फिटनेस, और अंदर से आप फिट फील करो। आज अगर कोई व्यक्ति 70 साल का भी है, 60 साल का भी है, अगर वो अंदर से फिट है और मेंटली फिट है तो भाई वो आदमी बहुत ज्यादा फिट कहलाएगा रेदर देन कोई बॉडी बिल्डर वाला आदमी। अब आपने पूछा कि भाई इसके लिए क्या टिप्स, तो मैं तो यही कहूंगा एक हेल्दी डाइट फॉलो करो। सबसे पहले सुबह उठ के ही आप, आजकल क्या होता है हर घर में दूध वाली चाय चलती है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करो। भाई आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी से अपने दिन की शुरुआत करो, जिसमें क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कार्ब्स का जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका इंटेक कम होना चाहिए, प्रोटीन का ज्यादा होना चाहिए, और आपका फाइबर, विटामिन, ये सब ज्यादा होना चाहिए। कार्ब्स क्या होता है कि भाई कई बार आपको फैट बनाता है बॉडी में, और उसके अलावा आपको जिन चीजों में कार्ब्स नहीं है उनको कम लेना चाहिए। जैसा कि कहा है कि जो आपका बॉडी वेट है, सपोज मेरा बॉडी वेट है अभी 85 से ये 90 के बीच में, तो मुझे अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन इंटेक लेना पड़ेगा। भाई वो आप अपना ओट्स ले सकते हो, वो आप अपने चने होते हैं उबल चने उबाल के स्प्राउट्स ले सकते हो। भाई आप क्या बोलते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। फिर आप आते हो अपने दिन के लंच पे, तो वो बॉइल्ड दाल ले सकते हैं। ये येलो दाल इज वेरी गुड, उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। येलो दाल ले सकते हो आप, ग्रीन सैलेड ले सकते हो आप, इसमें आप बॉइल्ड पनीर ऐड कर सकते हो, पनीर। और इसके साथ आप कुछ अच्छी वेजीज जो आती हैं जो हेल्दी होती हैं उनको हल्का सा मतलब लो फ्लेम पे रख के उनको भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको मेन इतना ध्यान रखना है कि भाई प्रोटीन इंटेक आपका ज्यादा होना चाहिए रेदर देन कार्ब्स। तो ऐसे ही फिर आपका शाम का टाइम आता है, फिर आपने भाई अपना ग्रीन टी ले लिया, ब्लैक कॉफी ले ली, फिर आपका जब रात का डिनर का है, ये सबसे मेन टाइम होता है, इसमें तो आपको बिल्कुल ही कार्ब्स अवॉइड करने चाहिए। रात को जैसे कि आप, कई लोग क्या करते हैं चपाती बहुत सारी खा लेते हैं, उसमें भी कार्ब्स होते हैं। तो वही रात को आप कोशिश करो कि बॉइल्ड दाल ले ली, सिर्फ विदाउट सॉल्ट हो गई, हाँ विदाउट सॉल्ट, उसमें आपने भाई अच्छा खासा ये सैलेड ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिया आपने, तो इससे अपने डाइट को ही मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा कार्ब्स लोगे तो फिर उतना कोई ये मतलब नहीं, वो आपका फैट बनाए। तो यही सारी चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक हेल्दी और ये बैलेंस डाइट आपकी होगी
तो ज़रूर जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी मसल ग्रोथ मिलेगी। तो नाइट में ज़्यादातर राइस या चपाती? मैं तो दोनों ही अवॉइड करूंगा, दोनों ही। अब फिर भी कोई क्योंकि एक नाइट का टाइम ऐसा होता है कि आप जी। डायरेक्टली बेड पे जाते हो, जी आपका कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होता, कोई चलना फिरना नहीं होता है, तो उस टाइम तो आप इतनी ही चीज़ें लो जो आपकी बॉडी इजीली एक्सेप्ट करे और वो आपको फैट ना जनरेट करे। भाई आपने बॉइल्ड दाल ले ली, येलो दाल होती है बॉइल्ड, बिल्कुल उसमें कार्ब्स होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होगा। आप भाई सैलेड ज़्यादा ले लो, सैलेड ज़्यादा ले सकते हो आप कुछ नहीं तो भाई क्या बोलते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं भाई बॉइल्ड एग ले सकते हैं, योग पार्ट हटा के जी। बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा नाइट में लेनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा क्या होता है कि सोने जब हम जाते हैं तो कार्ब्स हमारा फैट बिल्डअप ना करे, लाइट वेट फूड। लाइट वेट फूड। जी जी। और बाकी तो ऐसे बहुत सारी डाइट्स होती हैं जो कि खैर मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं उनके लिए होती है, क्योंकि वो 6 मील प्लान होता है, एक दिन में 6 बार खाना, किन किन किस टाइम के ब्रेक में खाना, फिर वो लोग तो प्रोटीन्स भी लेते हैं, तो बॉडी बिल्डर हाँ, एक प्रकार से फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, तो वो सब चीज़ें अलग लेवल पे हो जाती हैं। बाकी जो मैंने ये नॉर्मल चीज़ें बताई, अगर एक कोई नॉर्मल डेली हैबिट के लिए फिटनेस ट्राई कर रहा है, अच्छा फिटनेस लेवल चाहिए, तो ये चीज़ें ट्राई करके अच्छा खासा वेट कम कर सकता है। अच्छा। अगर आप डाइट अपने मेंटेन रखोगे तभी आपका वेट कम होगा। अगर आप सोचो कि मैं बहुत सारी रनिंग जॉगिंग कर रहा हूँ, ट्रेडमिल कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ और खाई में समोसे रहा हूँ और जलेबी, तो उससे तो वेट कम नहीं होने वाला। कि भाई आप जिम करके निकले और आपको भूख लग रही है तो आपने एप्पल की जगह 2 समोसे खा लिए कुछ नहीं तो 2 कचौड़ियाँ खा ली, चटनी। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। अगर उस टाइम भी भूख लग रही है तो आप बनाना ले सकते हो, एप्पल ले लो, फ्रूट्स ले लो, तो समोसे चटनी मटनी तो अवॉइड ही करो तो यही एक डाइट प्लान है नॉर्मल। जैसे कि थोड़ी देर पहले अपन अभी बात कर रहे थे बिजनेस की, थोड़ा मुद्दे से जरूर भटक गए लेकिन वो भी जरूरी था थोड़ा बॉडी के लिए। तो मैं बात करता हूँ बिजनेस के लिए। जैसे कि अभी प्रेजेंट में आपके कौन कौन से बिजनेस हैं, फैमिली बिजनेस वगैरह? जैसा मैंने बताया कि हमारा मूल बिजनेस तो ज्वेलरी का ही था, बाकी तो समय के साथ साथ और समय की नीड के साथ भाई मतलब चीज़ें बदलती जाती हैं। भाई स्कूल भी मैं रन करता हूँ, एक CBSE स्कूल। अच्छा, क्या किस नाम से? भारतीय विद्यापीठ नाम है उसका। अच्छा, कहाँ पे? वो थोड़ा दतियाई में है, ये लोकेटेड है, अच्छा झांसी रोड पे। जी। तो वहाँ भी काफ़ी मेरा मन लग जाता है अच्छा कि भाई स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी होता है, हर फील्ड में आपको आगे जाना चाहिए। जी। तो मैं कई बार ये बच्चों से बात करके भी उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये आपका जो स्कूल टाइम है, स्टडीज़ के साथ साथ भी आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। तो मतलब ऐसे इसी टाइप के संसाधन हैं जो मतलब जी। मैंने सुना है बोर्डिंग डे बोर्डिंग दोनों हैं आपका स्कूल? दोनों। अच्छा। किस तरीके से मतलब चलाते हैं, मतलब कुछ बताइए स्कूल के बारे में। एक्चुअली मैंने पहले बताया कि ये बोर्डिंग तो भाई मेरे मतलब बचपन से ही मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, तो जो मैंने बोर्डिंग स्कूल से जो जो चीज़ें सीखी कि मेरे जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या अंतर आया बोर्डिंग स्कूल में जाने से, वो हम चाहते हैं कि भाई हम वो और भी बच्चों को दे सकें। कि बच्चे जब आजकल के का क्या माहौल है, जब एक बच्चा स्कूल से पढ़ के घर जाता है तो कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने काम वगैरह में इतने व्यस्त होते हैं कि वो बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो बच्चे सारा टाइम या तो मोबाइल चलाना या टीवी देखना या फिर आजकल गलत आदतों में पड़ना। लेकिन एक बोर्डिंग ऐसा स्कूल होता है कि आपका पूरा टाइम टेबल फ्रॉम दी वेरी मॉर्निंग टिल नाइट आपका वेरी फिक्स्ड है। एक जो आपका शेड्यूल है उसमें ही आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उठना है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, पढ़ना है, सारा सिस्टम आपका बना हुआ है, तो वो आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, एक लंबे समय में अगर इस ये बोर्डिंग स्कूल में रह के आपका पूरा नेचर ही वैसा डेवलप हो जाता है, आप खुद ही वैसे डेवलप हो जाओगे कि जब आप यहाँ से निकल के अपनी असल जिंदगी में जाओगे तो आप इतने वेल मैनर्ड हो जाते हो, इतने पंचुअल हो जाते हो कि भाई आप वैसा ही जीवन जीने लगते हो।
जी, बिजनेस में भैया कुछ ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिसकी फ्यूचर प्लानिंग है या शुरू करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? अभी तो ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ना ऐसा कुछ सोचा है। अभी तो खाली यही है कि अ, मतलब पिताजी का साथ दूँ, उनके माध्यम से लोगों की सेवा हो। जो हमारे एनजीओज़ हैं उनमें जो और लोग रहते हैं, वही कुछ उनको लाभ मिल सके। जो हमारी जनता है वही, जिनका इतना अपार प्यार है, प्रेम है हम पर, तो वही उनकी सेवा हो। एक सेवा ही वही हमारा माध्यम है, और ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। वही, और पीताम्बर माई का आशीर्वाद बना रहे तो सारी चीज़ें, मतलब ऐसी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चल रहा है उसी में बहुत अच्छे से करना और लोगों का ऐसे ही प्यार पाते रहना। जी। ये अब बात करते हैं राजनीति की ओर। जी। तो जैसा कि हम सबको अवगत है कि आपके दादाजी भी श्री गुलाब चंद मिश्रा राजनीति से जुड़े हुए हैं, दतिया से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद आपके पिताजी श्री प्रदीप अग्रवाल जी जो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं सिवाना से, अभी 2023 में जो चुनाव हुआ था। उसके बाद आप राजनीति की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन जो सबसे मैंने मेन जो बात देखी है इस बार के चुनाव में, कि चुनाव तो पिताजी ने लड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा युवाओं में हाईलाइट आप रही। युवाओं का जो रुझान था, जो आकर्षण था, वो आपकी ओर ज्यादा रहा। यानी पिताजी को जीत दिलाने में पार्टी से ज्यादा, जनता से ज्यादा आपका ज्यादा योगदान रहा। ऐसा तो कुछ नहीं है। जनता जनता है, जनता सर्वोपरि है। उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। ऐसा नहीं है टिकट मिला पिताजी को, भाई मैं उनका बेटा हूँ तो मेरा तो फर्ज बनता है कि भाई मुझे फील्ड में उतरना पड़ेगा। मैं गया। और पहले क्या था, जब पहले बार टिकट जब मिला था 2008 में, तब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था। उसके बाद 13 में मिला, तब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में था, ग्रेजुएशन भी कर रहा था उसके बाद। तब इतना समय नहीं दे पाया उन चुनाव में। लेकिन अब एक ऐसी एज थी कि भाई मैं अपने लोगों के साथ फील्ड में भी उतर सकता था। तो मैंने भाई जितने भी मेरे कांटेक्ट के लोग थे, भाई फील्ड में उतरा, लोगों के साथ काम किया। सरकार की योजनाएं, क्योंकि भारतीय जनता ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी योजनाओं का लाभ बिल्कुल घर घर तक पहुंचता है। ये मैंने, मतलब जब मैं वोट मांगने तो छोड़ो, जब मैं सिर्फ प्रदीप अग्रवाल जी और भाजपा पार्टी के लिए ही बात करने गांव में जाता था, वोट का बात तो बाद में आती है कि हमें हमारा ध्यान रखना, तो बात करने में ही उन जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी, तो घर घर तक है योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इससे क्या था कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ और उनका काम जन जन तक उनको पता था। तो हमें ज्यादा वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ आप भाजपा से आपको टिकट मिला है, उनकी योजना का लाभ जन जन तक पहुंचा है, तो इससे बहुत लाभ मिला कि भाई जो हमारी पार्टी ने, सरकार ने एक जो काम किया, ऐसी योजनाएं निकाली, तो उससे बहुत लाभ मिला है। तो इससे क्या होता है कि भाई अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो भाई हमारे, मतलब कोई आपने ये योजना निकाली, सपोज किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने, अब उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या होता है कि जब आप वोट मांगने जाते हो, जब आप प्रचार पे निकलते हो, तो भाई आपको एक लोगों के गुस्से का सामना करना। लेकिन हमारे साथ यहाँ उल्टा था। हमारी सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहले ही पहुंच रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना लाभ मिला कि भाई जिस भी गांव में जाओ तो लोगों को आवास ही मिले। लाडली बहना योजना के भाई उनको सबको, लाडली बहनाओं को पैसे आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको भाई गैस सिलेंडर मिले हैं, पूरा चूल्हे का कनेक्शन मिला है। तो जो चीजें हमने वहां पर नोटिस की, तो भाई ऑटोमेटिक लोगों का प्यार देखने को मिला कि वोट मांगना तो छोड़ो, बस हम गए, उन्होंने भाई अच्छे से आराम से प्यार से बैठाला, सम्मान दिया, और फिर हम आगे बढ़े। तो ये चुनाव काफी अच्छा रहा। बहुत कुछ इससे ये सीखने को मिला कि भाई कैसे आप एक ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हो। खैर पिताजी तो बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, तो उनकी तो हैबिट में, उनकी नेचर ही उनका ऐसा डेवलप हो गया है। लेकिन ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं फील्ड में उतरा, भाई पिताजी के लिए वोटिंग मांगे, लोगों का प्यार भी मिला, सम्मान भी मिला,
और बहुत कुछ ही सीखने को मिला। जैसा कि आपने बताया अभी कि ये फर्स्ट टाइम था जब आपने ग्राउंड लेवल पर जी। लोगों से बात की, लोगों से जनसंपर्क किया, लोगों से मिले, तो कहाँ-कहाँ ऐसा मोड़ आया जहाँ पर चुनौतियों का एक प्रकार से सामना करना पड़ा छोटी-छोटी? जब अपन किसी काम में उतरते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएँ आती हैं जहाँ पर ये लगता है कि हाँ, ये थोड़ा-सा कठिन लग रहा है। तो एक्चुअली क्या था कि थोड़ा-सा ऐसी तो कोई चुनौतियाँ नहीं आई, बस थोड़ा-सा यही था कि फिर भी जो कुछ लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए, या फिर कहीं न कहीं क्या होता है कि कोई भी योजना निकलती है, तो उसके फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं फिर भी कुछ ऐसे लोग छूट गए, तो थोड़ा-सा उनका सामना करना पड़ा। लेकिन हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि भई हमारी सरकार के आते ही, प्रदीप अग्रवाल जी विधायक बनते ही आपको आवास ही मिलेगा। आपका नाम रजिस्टर कराया जाएगा लाडली बहना योजना में भी, आपको भी पैसे आएँगे। अगर आपको उज्ज्वला का गैस कनेक्शन नहीं मिला है तो वो भी मिलेगा। बस जो लोग कुछ छूट गए, जो कहीं न कहीं खुद से ही एक्टिव नहीं हुए इन योजनाओं के प्रति, तो लेकिन बाकी तो बहुत अच्छा रहा। ऐसा कोई हमको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सरकार ही इतनी इतनी मजबूती से उसने 5 साल काम किए हैं कि पहले से ही उसका एक काम जब डे 1 से आपका काम चालू हो जाता है तो लास्ट में आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो हमारा ये रिवीजन था। क्योंकि भारतीय जनता, फिर मैं कहूँगा कि ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसकी योजनाओं का लाभ घर-घर तक और जन-जन तक पहुँचता है। जब आपको ऑलरेडी लाभ पहुँच रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जो हमको इतना लाभ दे रही है कि हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक फीडबैक मिलता है लोगों की तरफ से। कि जैसे कि अभी आपके पिताजी भी श्री प्रदीप अग्रवाल जी को इस बार टिकट मिला, यहाँ से जीते भी और विधायक भी बने। इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, तो उनकी कुछ ऐसी क्या गलतियां रही जिसके कारण जनता असंतुष्ट रही? ऐसी क्या गलतियां रही जिससे जनता से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाए? एक्चुअली क्या है, देखो मैं किसी के बारे में बुराई तो नहीं करूँगा। उनका काम अपनी जगह था, वो भी कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन हर किसी के काम करने का एक अलग-अलग तरीका होता है। कोई जनता के बीच में बराबर और निरंतर रह के काम करता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार विधायक बनने के बाद शायद वो समय कम देते हैं अपने क्षेत्र को, अपनी जनता को। तो भाई उन्होंने शायद समय कम दिया, वो इतने एक्टिव नहीं रहे। वो जो सरकार की योजनाएं थी, शायद उनको जो लोग वंचित रह गए थे उन तक भी नहीं पहुंचा पाए। लोगों की परेशानियां कोई भी एक नवीन बिल्डिंग भी उन्होंने पूरे क्षेत्र को नहीं दी पूरे 5 साल के कार्यकाल में। अगर आप आज सिमड़ा से इंदौर तक भी जाएंगे तो आपको एक नवीन बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी पूरे 5 साल के कार्यकाल में। अच्छा। और जबकि मेरे पिताजी 2013 में विधायक थे, तो 13 की आप इतनी सारी बिल्डिंगें देख लेना, चाहे पीजी कॉलेज की हो, चाहे सिमड़ा का अस्पताल हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे आपके बाईपास रोडों का काम हो, चाहे सनकुआ महोत्सव कराना हो। भी पिताजी ये विधायक बनने के 1 महीने के अंदर ही सनकुआ महोत्सव उन्होंने करा दिया। इतने सारे काम उन्होंने स्वीकृत करा लिए। सीएम राय स्कूल की भी स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। हमारे इंदौर का बस स्टैंड भी बनना है, उसकी जगह भी स्वीकृत हो गई है। तो हर व्यक्ति का काम करने का एक अलग-अलग तरीका होता है। तो पिताजी काफी लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और इतना सरल स्वभाव है उनका कि भाई हर कोई व्यक्ति ये समझता है कि वो विधायक है तो हम हैं। हमारा होना मतलब उनके काम करना। कोई भी हाथ पकड़ के उनको ले जाता है, काम कराता है। तो बहुत ही एक सिंपल नेचर है जिसको लोग आजकल बहुत ही पसंद करते हैं। आज भी अगर आपके बगल से निकल जाए तो आपको लगेगा नहीं कि विधायक है। तो ये जनता के बीच में बहुत रहते हैं। सुबह निकलना होता है लगभग 8:30-9 बजे और रात को घर आ रहे हैं। तो अगर कोई एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित कर देगा तो उसको अच्छा ही कुछ देखने को मिलेगा। जब हम अगली बार अगर ये जनता के बीच में जाएंगे तो हमको कुछ अच्छा ही फीडबैक मिलेगा कि हमने क्या क्या काम किए और काम देखेंगे भी हमारे। तो इसीलिए जो इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने वो काम को इतनी गति भी नहीं दे पाए। इवन जो हमारे 2013 के ही अधूरे काम पड़े थे उनको भी गति नहीं दे पाए, वो भी बंद उन्होंने लगभग ये करा ही दिए। तो उनका भी कार्यकाल ऐसे ही रहा जिससे जनता नाखुश थी। जी। अब हम लोगों को और हमारी ऑडियंस को कब तक इंतजार और करना पड़ेगा जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे? देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं मैदान में उतरूंगा।
क्या है कि जब तक पिताजी हैं भाई वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी उनको मौका दे रही है और वो निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाई वो उन्होंने पूरा अपना जीवन ही एक जन सेवा में समर्पण कर दिया है। मतलब जितना टाइम वो जनता को देते हैं शायद हमको भी बात करने के लिए जब उनसे समय लेना पड़ता है। मतलब मैं उनका बेटा हूँ, मुझे भी बात जब करने वो के घर लिए पे आते हैं जैसे कि, तो मतलब वही चुनावी बातें होती हैं या फिर कुछ नहीं, पर्सनली ऐसा भी कुछ हंसी नहीं, मजाक? सब तरीके की बातें होती हैं। जी। एक्चुअली क्या है, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को काफी लेट आते हैं, तो घर पे आना ही इतना लेट हो जाता है कि कई बार हमको भी लगता है कि भाई अब एक व्यक्ति इतना लंबा समय भाई लोगों के बीच में बिता के आया है तो कुछ उसको भी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। जी। तो मैं भी कम ही बात हो पाती है क्योंकि वो भी इतना थक जाते हैं आके खाना पीना खा के कि भाई एक पर्सनल स्पेस उनको हम देते हैं कि भाई वो अपना थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्स हो सके। तो मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा इतना अभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई मैं कुछ इस टाइप का जो आपने ये क्वेश्चन किया है इस बारे में सोचूं। अभी तो भाई वही अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी ने मौका दे रही है बार अदर बार। सीट से भी तो हो सकता है, जरूरी क्या है उसी सीट से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर में हमेशा एक ही व्यक्ति कोई ना कोई अच्छा। रहता है और ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मेरा एक्चुअली कुल मिला के इंटरेस्ट ही कम है अभी। अच्छा। भाई क्या है कि जो परिवार की और जिम्मेदारियां हैं अभी मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, जैसे बिजनेस वगैरह देखना अच्छा। हुआ, और तो इसमें अभी ऐसा कोई चांस नहीं। इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ तो वो बात अलग है। अब इन फ्यूचर किसने देखा, ऐसे तो हम बहुत सारी बातें करते हैं इन फ्यूचर ये और वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इन फ्यूचर जो होगा वो तब होगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। आपके बारे में मैंने एक वाक्य सुना था, हम्म। दरअसल मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही बताना। दरअसल एक पॉलिटिशियन है, बड़ी अच्छी बड़े लेवल पे, मतलब मध्य प्रदेश में काफी उनका नाम है। उनके साथ ऐसा कुछ बात हुई थी, चर्चा हुई थी, या कुछ ऐसा कुछ वाक्य हुआ था जिसके बारे में मैंने सुना था, जरा आप बताइए। नहीं, मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ किस वाक्य के बारे में कहना चाह रहे हैं। जो आपने मैंने फोन कॉल आप बता रहे थे बैक स्टेज अच्छा मुझे। अच्छा 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 जी अच्छा। हाँ, बता रहे थे। एक्चुअली कुछ नहीं, मतलब वो एक्चुअली मेरे लिए भी उस समय काफी सरप्राइजिंग था। जी। खैर हमारे लिए तो वो सम्मानीय है, हमारे लिए कि सबके लिए इतने सम्मानीय है, इतने बड़े राजनेता हैं। एक बार क्या था, मैं ऐसे बैठे ही हुआ था, ये पिताजी भोपाल में थे, तो मेरे पास क्या है कि मैं कम थोड़ा सा ये राजनीतिक गतिविधियां मेरी कम रहती हैं, मैं तो जाता भी नहीं, बहुत कम ही जाता हूँ। तो एक अचानक से एक बार कॉल आया, तो दो तीन बार आया होगा शायद, मैं वॉशरूम में था देख नहीं पाया। जब मैंने रिटर्न किया उस पे तो एक सामने से आवाज आई कि भाई और सागर रत्ना कैसे हो, क्या हाल चाल तुम्हारे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि भाई, मैंने कहा सागर रचना एक रेस्टोरेंट की ब्रांच है तो शायद कौन है। अब थोड़ी सी आवाज में भारीपन था। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई और सागर रत्ना क्या क्या हाल चाल तुम्हारे। तो मुझे फिर कंफ्यूज हुआ जब उन्होंने अपना नाम बताया कि मतलब नरोत्तम जी, वो ये, हाँ ये नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहा हूँ, तब जाके मुझे पहले तो कुछ सेकंड ये बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे पास कॉल आया, वो इतने बड़े हस्ती हैं। तो फिर ऐसे ही एक नॉर्मल बातचीत हुई कि कैसे हो बेटा, मतलब क्या कर रहे हो आजकल। शायद थोड़ा सा मैंने आना जाना कम कर दिया था तो उनसे मिलना जुलना भी बहुत कम हो पाता था, तो ऐसे ही हालचाल जानने के लिए फोन किया था। तो ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था कि भाई एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी, अपनों से मिलने वालों का भी, और जो उनके परिवार से जुड़े हैं उन सबका वो ध्यान रखते हैं। तो अभी नरोत्तम जी का तो ऐसा ही व्यक्तित्व है कि भाई छोटे से छोटे आदमी का भी वो ध्यान रखते हैं, और कई बार उनका मन हुआ तो कॉल लगा के हालचाल जान लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुकून मिला कि नहीं यार, हमारे क्षेत्र से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और कॉल आया तो बहुत अच्छा लगा और काफी सरप्राइजिंग था। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे भी कोई कॉल करके और ऐसे हालचाल जान सकता है, कितने बड़े ओहदे का आदमी। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा, और अंकल से तो हमेशा बहुत ना कुछ सीखने को ही मिलता है। नहीं, बहुत मैंने अच्छा। भी उनके बारे में कुछ पढ़ा है, मतलब बहुत कुछ पढ़ा है
एक सरल स्वभाव के धनी है वो एक। बिल्कुल तो बिल्कुल। कभी मुलाकात हुई उनसे आपकी? हाँ, कई बार हुई। अच्छा। हमारे घर में भी आए, कई सारे फैमिली फंक्शंस में भी आए, पारिवारिक शादी में भी आए, बहुत बार मुलाकात हुई। मैं तो हमेशा उनको देख के इंस्पायर ही होता हूँ कि भई इतनी जितनी मेहनत वो करते हैं, शायद आज तभी मतलब उनको उस मेहनत का ये फल उनको मिलता है कि वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इंस्पिरेशन मिलती है उनसे मिलने के बाद कि शायद हमको भी एक इस लेवल की मेहनत करनी चाहिए, चाहे कोई सा भी काम हो। लगातार कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। और टाइम कितने पंक्चुअल है कि अगर आपने कभी आपके यहाँ फंक्शन में अगर उन्होंने आने का टाइम दिया तो बिल्कुल पंक्चुअल टाइम पे ही हो सकता है आपसे पहले ही पहुंच जाए। तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं और हर जनता का काम करना तो बिल्कुल। और दतिया में जो इतना विकास हुआ है कि आज दतिया को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हर कोई जानता है। जी हाँ, बिल्कुल। दतिया में मिनी एयरपोर्ट भी आने वाला है। आज सारी सड़कें दतिया की ऐसी हो गई हैं कि एक समय था, एक मेरे पास BMW कार है, तो कई बार बहुत समय पहले मुझे ये लगता था कि मैं उसको कहाँ से निकालूं, कहाँ से ले जाऊं। लेकिन अब इतनी अच्छी सड़कें हो गई हैं कि अब ऐसा लगता है कि या तो इस सड़क से ले जाऊं या इस रोड से ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं। तो पूरा ही दतिया मतलब इतना विकसित हो चुका है। ये मेडिकल कॉलेज है, ये वेटनरी कॉलेज भी आ गया है और इतने आगे बढ़ गया है दतिया, तो उन्हीं की मेहनत है। रूह की काया ही हाँ पलट जी दी जी, प्रकाश बिल्कुल चंद्र बिल्कुल दतिया की। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से ही सब कुछ हुआ है। बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ मैं उनसे जी। चलिए, ये सब बातें तो बहुत हो गई। जी इसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं रैपिड फायर के लिए। जी तो चलिए आइए मैं आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको तुरंत बताना है। बिल्कुल ये छोटी सी मेरी एक शर्त समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए आप। बिल्कुल। तो तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट कार? माय फेवरेट कार इज ऑल्टो K10। अब शायद आप ये शॉक्ड होंगे कि ऑल्टो मैं क्यों बोल रहा हूँ। 100%। कि लोगों की फेवरेट कार होती है जैसे कि भाई ये फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, BMW हो गई, लेकिन मेरी फेवरेट कार ऑल्टो इसीलिए कहूंगा मैं कि मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल है। मेरे घर का जो रास्ता है वो बहुत कंजेस्टेड और छोटा है, तो जब मैं घर से गाड़ी निकालता हूँ तो वो इतनी आसानी से निकल जाती है और बड़ी कारें नहीं निकल पाती हैं। तो आज के समय अगर मुझे ऑफिस पहुंचना है तो मैं ऑल्टो से ऐसे पहुंच जाता हूँ। मेरी फेवरेट कार तो ऑल्टो ही मानता हूँ मैं। इसके अलावा भी मैंने सुना है, मैंने खुद देखा है, सुना नहीं है, देखा है, कारों का काफी शौक रखते हैं आप, कई सारी कारें बिल्कुल हैं रखते आपके हैं। पास। यंग जनरेशन है, यंग हूँ, यंग ब्लड है, तो जरूर ये कारों का शौक है। काफी सारी कारें भी हैं, लेकिन ठीक है, अब ये सब तो चलता रहता है, कारों का शौक। फिर भी कौन-कौन सी हैं, थोड़ा बता दीजिए फिर भी थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि जो आजकल हर व्यक्ति कारें रखता है वही सारी हैं। स्कॉर्पियो हो गई, इनोवा हो गई, में तो आ जाएंगी सफारी हो गई। एक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो मेरी BMW है। अच्छा। हाँ, तो बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी नॉर्मल कारें हैं जो और घरों में होती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकेशन के लिए फेवरेट प्लेस? वैकेशन के लिए फेवरेट प्लेस, अब इसमें भी मैं एक बहुत फ्रैंक आंसर दूंगा और कम सेकंड में दूंगा। टाइम ज्यादा जा रहा है दिल्ली। आपका। दिल्ली। लोगों की फेवरेट प्लेसेस भी होती हैं भाई, किसी को मालदीव जाना है, हाँ। किसी को गोवा जाना है, किसी को मनाली। अब मैं इतना सिंपल पर्सन हूँ कि मुझे दिल्ली जाना ज्यादा पसंद है। मुझे वो सारी चीजें दिल्ली में मिल जाती हैं। शॉपिंग करना हो तो दिल्ली, घूमना फिरना हो तो दिल्ली, बहुत पास है, बाय ट्रेन 4 घंटे में पहुंच जाता हूँ और बाय कार 6 घंटे में पहुंच जाता हूँ। मुझे ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना भी पसंद नहीं है। मनाली, गोवा और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आज तक प्लेन में नहीं बैठा। क्या बात, मैं आज तक प्लेन में नहीं बैठा। तो मतलब मैं बहुत ही सिंपल लिविंग ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे बहुत ही सिंपलिसिटी पसंद है। क्या टेक ऑफ या लैंडिंग से कुछ डर वगैरह है? नहीं, ऐसा डर नहीं है। एक्चुअली मेरा मन ही कम करता है कि कहीं बहुत दूर जाना या फिर बाय रोड जाना ज्यादा। हाँ, बाय रोड भी पसंद है, लेकिन बहुत ही कम चीजें मुझे पसंद आती। अच्छा, तो रैपिड फायर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फेवरेट स्ट्रीट फूड? मोमोज, वो भी दिल्ली के। अब मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो भाई मेरी जो मोस्ट फेवरेट जो ऐसी स्ट्रीट फूड वाली जो अच्छा लगता है मुझे वो है मोमोज। भले ही अनहेल्दी है लेकिन आई लाइक मोमोज।
वो भी दिल्ली तो में। मन ललचा ही जाता है कभी ना हाँ। कभी इन चीजों पे। लेकिन दतिया के जो समोसे ज्यादा फेमस दतिया है, में बड़े फेमस। समोसे हैं भाई, आपका और भी चीजें हैं, मतलब वैसे तो ये मोमोज, आई लाइक मोमोज। अच्छा, दतिया के नहीं खाते हैं आप मोमोज? दतिया में यार एक आध बारी कभी ट्राई किए होंगे, उतना मजा नहीं अब आया। ज्यादा दतिया में मैं बहुत कम प्रेफर दतिया में करता हूँ, लेकिन बाहर जाता हूँ तो बाहर ऐसा होता है कि भाई कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें भी टेस्ट कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई मोमोज मुझे अच्छे लगते हैं। साउथ इंडियन फूड, आई लव साउथ इंडियन, भाई इडली बहुत अच्छा लगता है मुझे, इडली बल्कि वो सांभर। तो मैं ये कहूँ जंक फूड की जगह वो तो हेल्दी फूड में आ जाता है, बल्कि वो तो कहने को टेस्टी और हाँ, अच्छा रहता है। ऐसा भी कह सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा आलू वगैरह रहता है, लेकिन आई लव हेल्दी फूड ही होता है साउथ इस इंडियन प्रकार आल्सो, से। बहुत अच्छा लगता है मुझे, इडली सांभर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म, फेवरेट सॉन्ग जब आप सैड हो? जब सैड हूँ, जब आप सैड हो होना था प्यार और हुआ पहली बार। अच्छा, क्या सच मुझ में नहीं। प्यार हुआ? नहीं, अब ऐसा तो नहीं, मेरे तो सभी प्यारे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन सब अच्छे लगते उसके हैं। अलावा भी बहुत कुछ पर्सनल फीलिंग्स? ऐसा तो कुछ नहीं, अब मतलब ऐसा तो कभी, मतलब इस लाइन में मतलब मैं कभी नहीं गया, लेकिन भाई जो लोग मेरे साथ हैं वही मेरे सब प्यारे हैं। नहीं, फिर भी कॉलेज में कभी कभार एक आध वन साइडेड कुछ हुआ हो, या डबल साइडेड भी कुछ? ना वन साइडेड अट्रैक्टिव ना, पर्सनैलिटी है आप तो, इतना तो होता ही रहता नहीं है ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज वगैरह में। मैं एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा शाय पर्सन, हाँ मैं शाय पर्सन हूँ, और इन सब चीजों की तरफ कभी दिमाग ही नहीं गया, ना तो कभी सिंगल साइडेड ना डबल साइडेड, ऐसा मेरे साथ कभी कोई वाकया ही नहीं हुआ। और बस जो आसपास लोग रहे उन्हीं के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, उन्हीं के साथ घूमने जाना, हमेशा वही सब साथ रहते हैं, तो ऐसा तो कभी कुछ आप तो चलिए नहीं है, नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में तो ऐसी नहीं, कभी कोई प्रपोजल अगर आया हो और मन में थोड़ा डाउट आया हो कि हाँ यार हाँ तो करना चाहिए? हुआ होगा पहले कभी जब दिल्ली रहता था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या यहाँ है कि आने का तो लाइफ चेंज ही हो गई एक प्रकार से आपकी। उसकी बिल्कुल। पहले की बात कर जब रहा हूँ कभी मैं, थोड़ा दिल्ली पास्ट। था, जब कभी दिल्ली था तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, वैसे याद तो नहीं, लेकिन ये वहां से यहाँ आने पे तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, और अभी तो एक नॉर्मल लाइफ है और ऐसी लाइफ जी रहे हैं। और लाइक दौर था जब वो हाँ। आशिक मिजाज थे, कभी कभार थोड़ा बहुत। अब जब कभी कॉलेज लाइफ थी तो भाई उठना बैठना ज्यादा होता था, एक फ्रेंड सर्कल था, एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो वो लाइफ उस पार्ट में आप हो सकता है तो कभी हुआ होगा, लेकिन अभी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज है, वो तो है। अभी तो जिम्मेदारियों के साथ ही काम कर रहा है। फेवरेट सॉन्ग जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो? फेवरेट सॉन्ग बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, जल्दी कीजिए, काउंटडाउन चल रहा है आपका। 5 6। अभी जो आया है वे हानिया, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी लेटेस्ट है और वही मेरा फेवरेट बनता नहीं उड़ती उड़ती खबर भी आई है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं वैसे। है। नहीं, ये आपको गलत आई है, और मैं नहीं चाहता कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो कि गा के बताओ ये बिल्कुल सोच गलत तो मैं है। वही रहा था नहीं, क्या है कि वो जब मैं अगर ऐसा कुछ गाऊंगा भी तो पहली बार भाई मैं ऐसा हूँ कि मुझे लिरिक्स याद नहीं होता, अच्छा, एक सिंगल लाइन भी नहीं गा पाऊंगा, मैं देख के जरूर गा सकता हूँ लेकिन नहीं। लेकिन नॉर्मल जो हम जैसे लोग होते हैं हम्म, उन्हें चाहे 19 का 17 का पहाड़ा याद चाहे ना हो, टेबल याद चाहे ना हो, लेकिन गाने की लिरिक्स होते हैं वो बरकरार याद रहती है। हाँ होता है, ऐसे कई लोग हैं जिनको याद रहते हैं, उनमें मैं भी हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, आप जैसे लोगों को ही याद रहते हैं, हमें तो थोड़ा नहीं कम ही रहते हैं, नहीं, फिर भी हमें और चीजें याद गुनगुना भी नहीं, होंगे। मतलब आप कभी जैसे कार में जा रहे हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो सुन लिया तो अच्छे लगते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा फन एंड ऑल, लेकिन वैसा कुछ। फेवरेट एक्ट्रेस? करीना कपूर, वाओ, मैं पहले बहुत उनकी मूवीज देखी, और मतलब अगर एक फेवरेट एक्ट्रेस का एक वो आता है क्वेश्चन तो हमेशा करीना कपूर। उनकी कोई मूवी जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो? जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, जब भी मेट का नाम मत लेना।
जब भी मेट काफी लोगों की फेवरेट है उसके अलावा। मैं यही कहने वाला था। मुझे पता था पक्का। शाहिद कपूर और करीना का जो उसमें जो एक बॉन्डिंग साथ थी। देखे जो उनका बॉन्ड था तो बहुत अच्छा और रोमांटिक था और उस टाइम काफी लोगों ने पसंद भी किया था उसके और गाने उसी टाइम से शायद ये करीना भी मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस बनी और उसी समय शाहिद मेरा फेवरेट एक्टर था। अच्छा तो सेम मूवी से फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस दोनों मिले अच्छा। जी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। डॉन मूवी में भी तो गाना आया था इसके कारण करीना कपूर काफी फेमस हुई थी। कौन सा गाना डॉन मूवी का? ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। अच्छा 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 अच्छा। अब किस मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है कि हुआ होगा लेकिन जरूर नहीं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है तो इतना तो मतलब तो जानकारी रखनी मैं चाहिए। ये मूवी ज्यादा देखता हूँ। अच्छा अच्छा अब गाने वगैरह अभी किसी मूवी का शाहरुख की मूवीज में कम देखता हूँ थोड़ा अच्छा। तो शायद कारण? उस ऐसे अपनी अपनी पसंद है। अब मुझे किसी एक्टर की अब इतने सारे एक्टर्स हैं मैं सभी मूवीज नहीं देखता। वैसे तो पहली बात तो मैं ये मूवीज बहुत कम देखता हूँ। आजकल लोगों को अच्छा लगता है कि भाई थिएटर में जाते हैं मूवीज देखते हैं तो मैं बहुत लिमिटेड मूवीज देखता हूँ। लास्ट कब गए थे आप थिएटर? लास्ट में गया था जब मैं दिल्ली था न्यू ईयर पे। तो हाँ। काफी लंबा अरसा हो गया एक प्रकार से। 2-2.5 महीने अराउंड हो गए 2 महीने अराउंड तभी गया था। मुझे तो ऐसा लगा 2-2.5 साल हो गए इस तरीके से आप बोल नहीं 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 मैं बहुत कम देखता हूँ एक्चुअली काम ही इतना रहता है कि भाई टाइम ही नहीं मिलता नहीं वो तो बात तो सही काम है। के चलते थोड़ा सा लिमिटेड ही रहता है ये सब चीजें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी फेवरेट ड्रिंक। फेवरेट ड्रिंक इसमें तो कम से कम आपको टाइम नहीं लेना चाहिए। मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक जो सुबह से चल रहा है वो अभी तक छूटा नहीं है। बिल्कुल नहीं छूटा है। मतलब मुझे प्री वर्कआउट ड्रिंक जो मेरा है एक काफी अच्छी एनर्जी देता है मेरे माइंड को रिफ्रेश करता है और अभी लगभग 1.5 साल से मैं जिम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हल्का सा वेट गेन हो गया है लेकिन तब भी मैं अपना एक प्री वर्कआउट ड्रिंक लेता हूँ जिससे एक ये फील होता है कि नहीं यार अभी मैं जिम जा सकता हूँ और पहले ऐसे शेप में आ सकता हूँ। तो प्री वर्कआउट ड्रिंक मुझे याद दिलाता है और पुश करता है कि नहीं यार अब फिर से वो शेप मुझे गेन करना है। अच्छा मतलब दोबारा से मैंने उसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह कुछ ड्रिंक में कुछ और भी होता है। बनाना शेक स्ट्रॉबेरी शेक उस जो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं वैसे। अच्छा कोल्ड ड्रिंक अच्छा है रहने दीजिए। कॉकटेल्स मॉकटेल्स ऐसी बहुत सारी ड्रिंक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आप अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? लाइफ की इंस्पिरेशन मैं अपने डैड को मानता हूँ अपने दादाजी को मानता हूँ। मैं अपने डैड से बहुत इंस्पायर होता हूँ। समय समय पर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि एक जैसा उनका एक जीवन रहा कि भाई हमेशा लोगों की मदद करना मदद के लिए हमेशा आगे आना और जितना आप इस समाज में लोगों की मदद कर पाओ और कुछ अच्छा दे पाओ तो भाई आपके जाने के बाद आपके काम की अच्छाइयाँ ही लोगों के मन में रहती हैं उनको आपकी याद दिलाती है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपके जाने के बाद भी भाई लोग आपको याद रखेंगे। तो उसी भावना के साथ भाई मैं निरंतर लोगों की मदद भी करता रहता हूँ उस क्षेत्र में काम भी करता रहता हूँ। तो डैड से बहुत सारी इवन बिजनेस वगैरह में भी भाई बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और टिप्स हैं जो मुझे वो देते रहते हैं और सारा टाइम मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ कि भाई एक उन जैसा इंसान मैं बन सकूं और जिससे भाई आगे जाके किसी के अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। आपकी ये बातें सुनकर मुझे एक बात छोटी सी बात याद आती है कि आचरण ही आदर का प्रतीक होता है। जी 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 बिल्कुल होता है। जैसा आप आपका बिहेवियर होगा जैसा आपका नेचर होगा वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे आपके बारे में बातें करेंगे आपके बारे में बोलेंगे। तो भाई हमेशा आपका जो बिहेवियर होना चाहिए चाहे कोई भी पर्सन हो अच्छा ही होना चाहिए। वही सब मैं उनसे सीखता हूँ और अच्छा लगता है मुझे भी कि भाई उन जैसा मैं बनूँ क्योंकि जितना वो लोगों से कनेक्टेड रहते हैं डाउन टू अर्थ रहते हैं एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वैसा ही मैं भी बनना चाहता हूँ। तो जैसा उनका मतलब एक काम करने का तरीका है मैं भी चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं उसी वे पे काम करूँ। एक फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल पेंटिंग को छोड़कर पॉलिटी पॉलिटी इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। एसएसटी का एक पार्ट है
उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब आता है, तो मुझे पॉलिटी ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने संविधान के बारे में पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना कि भाई हमारा संविधान कैसे बना, कितनी ये मेहनत से बना कि आज एक हमारा भारत देश के पास एक ऐसा मजबूत संविधान है जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की देन है कि जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। हमारा संविधान एक ऐसी आधारशिला है जो हमें भाई हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। तो हमें संविधान के बारे में, राजनीति के बारे में पढ़ना और हिस्ट्री भी अच्छी लगती है। हिस्ट्री इज ऑल्सो द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट जिसे याद करके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट आ जाती है? वो था अभी का रिसेंट ही मोमेंट, जो 3 दिसंबर को जब ये पिताजी का रिजल्ट आया चुनाव का। इससे पहले जब चुनाव लड़े थे तब तो मैं बहुत छोटा था, हॉस्टल में था, लेकिन अभी का रिसेंट ये मोमेंट है जब मैं खुद सामने था कि भाई हम सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की थी और जब उस मेहनत का फल मिला तो भाई मैं सामने ही था। तो बहुत ही एक खुशी का मोमेंट था हम सब के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए और जितने भी हमारे सहयोगी थे सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा भाई, उस टाइम की खुशी की बात ही, और खुशी का लेवल ही एक अलग था कि भाई हम सब की मेहनत सफल हुई। और जब आपको ये मेहनत का फल मिलता है तब आपको हर किसी को अच्छा ही लगता है कि भाई बहुत मतलब बहुत अच्छा लाइफ का वन ऑफ दी बेस्ट ये हमारा ये मोमेंट था कि भाई जिसको मैंने सामने से फील किया। बहुत अच्छा लगा, पहली बार था। जी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। सबका प्यार, आशीर्वाद बहुत था। आज के पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन जी जो सबकी डिमांड पर है, काफी कुछ दोस्तों ने भी कहा पूछने के लिए, अब मतलब बहुत लोगों ने कहा, मेरे ही मन में पर्सनली था आपसे पूछने के लिए कि शादी क्यों नहीं की अभी तक आपने? क्या ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने भी पूछा है और पूछते ही रहते हैं। एक्चुअली क्या रहा कि भाई फिर से सेम कहानी इसमें रिपीट होगी। अब क्या है कि जिम्मेदारियां इतनी आ गई, काम का लोड इतना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस और ध्यान कम गया। अब क्या है, मैं अकेला पड़ गया, एक काम तो संभालना है, तो उन जिम्मेदारियों के चक्कर में भाई ये पार्ट एक लाइफ से एक थोड़ा सा अलग हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैरिज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ। तो भाई वो करनी ही पड़ती है, एक लाइफ का ही रूल है शादी करना भाई, जिससे आपकी पीढ़ियां आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, तो वो भी होगा। अब जैसे कि सब कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में कोई ना कोई लिखा होता है और एक हर चीज का एक सही समय आता है। शायद हो सकता है वो सही समय ना आया हो, शायद 2024 में शहनाई बजने की आशंका हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, वो शहनाई 24 में बजवाए या 25 में। तो ये तो अब मैं इसका अभी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि भाई शादी तो ऑब्वियसली करनी है, सबकी होती है, तो मेरी भी होगी। और बस थोड़ा सा जिम्मेदारियों से और मैं फ्री होके भाई, जिम्मेदारियों से थोड़ा अलग हटके पर्सनल भी कुछ सोचा कीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सोचना है। जिम्मेदारियां अब कई बार ये फैमिली प्रेशर भी आता है। ये घर वाले भी कहते हैं कि भाई अब तो इस और सोचो, तो भाई अब ये सोचना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि जल्द ही भाई एक लोगों के लिए अच्छा, मतलब एक मैं खुशखबरी दूं, लेकिन अब ये नहीं कह सकता हूँ कि कब। बस अब देखते हैं, लाइफ में कोई ना कोई तो लिखा होगा, अब वो इस समय कहाँ है क्या है। वैसे कोई है लाइफ में जिसका इंतजार हो, ड्रीम गर्ल कोई? ड्रीम गर्ल तो ऐसा कुछ नहीं, ना कभी ऐसे सपने आते हैं ड्रीम गर्ल के, ना कभी सोचा। बस ये इतना जरूर है कि शादी करनी है। कोई मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें? क्वालिटीज, सबसे पहले तो मैं इसको क्वालिटीज नहीं बोलूंगा कि जब भाई आपका एक पार्टनर होता है जिससे आप शादी करोगे, जिसके साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है,
और दो लोगों को मिलके एक साथ रहना है, तब कहा जाता है कि भाई दो अलग अलग बॉडीज जब आपकी शादी होती है तो सोल एक हो जाती है जी। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद है, लाइक सिंप्लिसिटी, कि भाई अगर कोई सामने वाला हो जिसको मैं आगे चल के लाइक करूँ तो बहुत ही सिंपल हो, सिंपल ये नेचर हो। ड्रेसिंग सेंस भी मैं सिंपल ही पसंद करता हूँ, जैसे मेरा सिंपल रहता है मैं भी चाहूंगा कि सामने वाले का भी सिंपल ही हो। हाँ, मुझे वैसे ही लोग ज्यादा पसंद आते हैं। अच्छा बिहेवियर हो, काफी मिलनसार हो, आपके पेरेंट्स की, आपके लोगों की रिस्पेक्ट करे, एक उनको वो इज्जत दे जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और ऐसे ही बस घर परिवार का नाम रोशन करे। मतलब कि भाई जब आपका एक पार्टनर आता है तो भाई द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ, कि भाई वो सामने वाले के सामने तो अच्छा ही होना चाहिए, मतलब जी। और बाकी ऐसी कोई क्वालिटीज तो है नहीं, क्योंकि इंसान अलग अलग नेचर के होते हैं, तो आप ऐसे कोई क्वालिटीज देख के, जैसे कि कार होती है कि मुझे ये फीचर चाहिए, तो वो तो आपको भाई एक आपके पार्टनर में नहीं हो सकते, लेकिन वो तो बस एक तो दिल मिलना चाहिए, दिल के बाद फिर बातें मिलनी चाहिए, और सिंप्लिसिटी होना चाहिए, तो वो ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। जहाँ पर ये विचार मेल खा जाए वहाँ पर, क्योंकि मैं लड़की देखूंगा कार नहीं। जी। जैसा कि आज आपके साथ बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा कुछ सीखने को नहीं मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई काफी अच्छे से आपने मेरी लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और कुछ बातें ऐसी भी उगलवाई जो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अच्छा है और मुझे बहुत मजा आया। हो सकता है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि जो रियल चीजें हैं, एक पर्सन की जो रियल लाइफ थिंग्स होती हैं वो आपकी बाहर आती हैं, आप एक मंच के जरिए आप उनको लोगों से शेयर कर सकते हो, कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, जो आप रियल हो। तो वो चीजें तुमने पूछने की कोशिश की और बहुत अच्छे से पूछा, और बाकी तो जब आप लोग देखेंगे, पसंद करना ना करना वो उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई जो T3 टॉक्स है, जो अभय का चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है कि अभय भी एक यूथ है। क्या होता है कि छोटी छोटी सिटी से और छोटी जगह से ऐसी चीजें करना कई बार इम्पॉसिबल बन जाती है, लेकिन अभय ने स्टार्ट की, ये अभी स्टार्टिंग है। तो भाई हम जैसे लोगों को भी, तुम जैसे लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले कि भाई छोटे शहर के लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम आजकल यूट्यूबर्स को देखते हैं दिल्ली में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में, मुंबई में, कि भाई वो उनके पास सारे संसाधन उपलब्ध है, वो बड़ी जगह है, हर टाइप के लोग अवेलेबल हैं, लेकिन एक छोटी सिटी में करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। आजकल कई लड़के तो गांव से वीडियोस बना रहे हैं, भेज रहे हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज पा रहे हैं। तो ऐसे ही भाई अभय को सपोर्ट करो, और जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके अभय, थैंक यू सो मच।